मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है इमरान खान हुकूमत का इंडिया से 1.5 बरस से मुअत्तल तिजारत की बहाली का फैसला। क्या तनाज़ा कश्मीर समेत तमाम देरीना मसाइल हल होना शुरू हो गए? और मिलिएगा एक ऐसे कश्मीरी से जो इंडिया पाकिस्तान तिजारत और सियासत की पेचीदगियों के दरमियान और माजूरी के बावजूद भी अपना शौक पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तकरीबन 1.5 बरस बाद इंडिया से बाज़ाबता तौर पर 2 बड़ी अजनास की दरामद की मंजूरी दी है। पाकिस्तान मुल्क में चीनी और कपास की किल्लत को इंडिया से दरामदात के जरिए पूरा करेगा। ताहम क्या हालिया पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में भी बेहतरी ला सकेगी? लाहौर से नामनिगार उमर दराज। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हर किस्म की तजारत को सन 2019 अगस्त में मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद अब दोबारा ये एक पेशरफ्त देखने में आई है कि पाकिस्तान 2 बड़ी अजनास इंडिया से दरामद करेगा। इससे पहले गुज़िश्ता बरस कोरोना की वबा के दिनों के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया से अद्वियात दरामद करने की इजाज़त भी दी थी और उसकी वजह यह थी ताकि पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कमी ना होने पाए। इंडिया से अब इस वक्त इन 2 अजनास की दरामद की इजाज़त क्यों दी गई है, इसके हवाले से माहिरीन की 2 किस्म की आरा हैं। एक माहिरीन ये समझते हैं कि ये इजाज़त ख़ास तौर पर इसलिए दी गई है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की तरफ पेशरफ्त चाहता है और उनका ये कहना है कि ये जो किल्लत पाकिस्तान में मौजूद है इन दोनों अजनास की, इसको दीगर मुल्कों से दरामद करके भी पूरा किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है इसलिए ये कदम उठाया गया। दूसरी जानिब माहिरीन का ये कहना है कि ये एक अच्छा कदम इसलिए है कि पाकिस्तान को इंडिया से ये दोनों अजनास दरामद करने का फ़ायदा ये होगा कि ये उसे सस्ती मिलेंगी। अब देखना यह है कि इन 2 अजनास के अलावा क्या इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़े पैमाने की तजारत की बहाली हो पाती है या नहीं। लेकिन क्या बात वाकई सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की ही है? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो और दिफाई तज्ज़ियेकार सुशांत सिंह। आज का जो अनाउंसमेंट है पाकिस्तान की तरफ से वो सरसरी तौर पर तो देखने में ट्रेड के बारे में लगता है, पर ये ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। इससे पहले कि जो अनाउंसमेंट हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर के बारे में दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों डीजीएमओज के बीच में, उसी बात को ये आगे ले जा रहा है, उसी को ये आगे दिखा रहा है। ये एक तरह से स्टेप वाइज प्रोसेस है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है और उस प्रोसेस का ये दूसरा हिस्सा है। इसका अगला हिस्सा, तीसरा, चौथा, 5वां हिस्सा क्या होगा ये अभी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तिजारती तातुल अगस्त 2019 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे से शुरू हुआ था। इस ताज़ा पेशरफ्त का तनाज़ा कश्मीर पर क्या असर पड़ सकता है? कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने जो 2019 में जब भारत ने 370 हटाई थी, उसके बाद जिस तरह का स्टैंड लिया था, चाहे वो यूएन के अंदर हो, चाहे वो उनके उस वक्त के जो अनाउंसमेंट हो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, पाकिस्तानी फौज के, उसके मुकाबले पिछले 2 महीनों के अंदर उनके स्टेटमेंट्स बहुत ही माइल्ड हैं। करीब 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ दोनों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने वहां पर किसी भी तरह से कश्मीर में अगस्त 2019 में उठाए गए कदमों को वापस लेने की मांग बिल्कुल नहीं की। उन्होंने बल्कि ये कहा कि कश्मीर में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे कि दोनों मुल्कों के बीच में बात हो सके। जब पीएम इमरान खान ने कल एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू बोलते हुए उनकी बेस्ट विशेस के लिए पाकिस्तान डे के ऊपर, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि एक अच्छा माहौल बनाया जाना चाहिए। जब ये अच्छा माहौल बनाने की बात करते हैं तो साफ तौर पर दिखता है कि जो उनकी पहले डिमांड थी अगस्त 2019 के उठाए कदमों को वापस करने की, उन डिमांड्स को पूरा नहीं करने की अब बात कर रहे हैं, उनसे वो पीछे हट गए हैं। तो कश्मीरियों के लिए तो एक खास तौर पे एक सेटबैक है, ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है और उन डिमांड से धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से इस कदम का इंडिया की तरफ से मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? भारत का रिस्पांस तो इसमें जाहिर तौर पर पॉजिटिव ही होगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो स्टेप्स हैं, चाहे वो एलओसी पर सीज फायर हो, चाहे वो ट्रेड पर पाकिस्तान की ओर से दी गई ढील हो, या भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई चुप्पी हो अहम मुद्दों पर, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है और उस प्रोसेस के स्टेप्स
मुझे ऐसा लगता है कि वो प्री डिटर्मिन्ड है, वो पहले से ही डिसाइडेड है। उन्हीं स्टेप्स पर, उस रोड मैप पर एक तरह से कार्रवाई हो रही है। वो रोड मैप क्या यूएई की मदद से दुबई में बनाया गया? उस रोड मैप का गारंटर कौन है? उस रोड मैप को क्या क्या अमेरिका और चीन दोनों सपोर्ट करते हैं? इन मुद्दों का जवाब अभी आना बाकी है। हमें इन स्टेप्स को एक डिस्क्रीट स्टेप्स की तरह या अलग अलग स्टेप्स की तरह नहीं देखना चाहिए। हमको इनको एक रोड मैप पर, एक नक्शे की तरह, एक रास्ते की तरह देखना चाहिए, जिस पे कि ये दो मुल्क इस वक्त चल रहे हैं। आए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नौजवान तालिब इल्म सायर अब्दुल्ला से, जो फ़कत बाएं हाथ से जोखिम भरी ड्राइविंग करके मुहिम जुए में कमाल दिखा रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर और शफात फारूक की रिपोर्ट। एक्सीडेंट के बाद मैं पहले गाड़ियों से बहुत डरता था, इवन मैं ट्रैवल करने से भी डरता था। फिर टाइम टू टाइम मेरे को डर ख़त्म हो गया, तभी जाके इंसान आगे पहुंचेगा, जबकि वो अपनी फियर को ओवरकम करेगा। मेरा नाम सायर अब्दुल्ला है, मैं विश्व अनंतनाग में रहता हूँ। बचपन में 11 साल का था तो एक स्कूल बस एक्सीडेंट में मेरा राइट आर्म फ्रैक्चर हुआ। मेरा होश आया तो मैं सोहरा हॉस्पिटल में था। 4 दिन के बाद मेरे को पता चला कि मेरे राइट आर्म मेरी एम्पुटेट की गई है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, तो फिर वो इंसान नॉर्मल हो, वेल एबल्ड हो या स्पेशली एबल्ड हो, चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते। तो हमें चैलेंजेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइट होता हूँ उनको कंप्लीट करने में। मेरे को ये मन में रहता है कि ऐसे नॉर्मली अब मेरी लाइफ एक स्पेशली एबल्ड है, क्या मैं नॉर्मल पीपल के जैसे लाइफ बिता सकता हूँ कि नहीं। मैं नॉर्मल पीपल्स को ट्रैकिंग करके देखता हूँ तो मैं भी जाता हूँ। ऑफ रोडिंग देखी मैंने तो मैंने ऑफ रोडिंग भी शुरू की। तो इस चीज़ की वजह से मैं आगे चलता हूँ और फोकस रहता हूँ अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जो मेरे को डिस्करेज करते हैं एक हिसाब से कि अंदर बैठो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं करो, क्रिकेट नहीं, ऐसे लग जाएगी आपको। पिछली बार इंसिडेंट हुआ, मैं जम्मू में था, मेरी गाड़ी का काम चल रहा था मैकेनिक के पास, तो वहाँ पे एक बंदा आया, उसने मेरे को बोला आप जो ये प्रोस्थेटिक आर्म है ये आप कवर कीजिए। मैंने कहा ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, वाई शुड आई कवर दिस एम्पुटेट प्रोस्थेटिक आर्म। तो मैं चला गया। तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी आगे फिर से अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज करने की, मेरे में कहाँ तक लिमिट है। आई थिंक एक स्पेशली एबल्ड पर्सन लिमिटलेस होता है। सायर के साथ सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि एक हाथ से गाड़ी चलाता है, तो हमें अप्रीहेंशन था कि कहीं इसके लिए वो एक चैलेंज ना बन जाए या कहीं पे ये ज़्यादा जोश में आके वही सब करने लगे जो हम करते हैं। बट दैट वाज नॉट द केस। मतलब ही इज़ वेरी डिटरमिन्ड एंड ही इज़ वेरी फोकस्ड। जब मैं छोटा था, डिस्चार्ज के बाद मैं घर पहुंचा तो काफ़ी सारे ऐसे काम थे जैसे शू लेसेस बांधना, कपड़े लगाना, नहाना। तो उन जगह मैं पहले नहीं होता था मेरे से, तो घर वाले हेल्प करते थे, लेकिन ये भी बोलते थे आप खुद से ट्राई करो। पापा हेल्प नहीं करते थे, मम्मी हेल्प नहीं करती थी। इस लिहाज से ये खुद करेगा, इसको तभी जाके इंडिपेंडेंट बनेगा लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इस स्पोर्ट को लेकर। आज सेविन में इतना ही। आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए।